दोस्तों, अगर पीएम मोदी नहीं होते तो दुनिया में अब तक एक न्यूक्लियर वॉर छिड़ चुका होता, एक न्यूक्लियर होलोकॉस्ट हो चुका होता। दोस्तों, ये दावा है किसका? यूएस गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का, यूएस मीडिया का। क्या किया पीएम मोदी ने, आइए आपको बताता हूं। दोस्तों, आज से करीबन 1.5 साल पहले जाते हैं। आप लोगों को एक स्टेटमेंट पीएम मोदी का याद होगा जब उन्होंने कहा था कि नाउ इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर, जिसको वेस्टर्न मीडिया में बहुत ज़्यादा कवर किया गया और हमें कुछ ऐसा लग रहा था पीएम मोदी ने ऐसा तो कुछ नहीं कहा है, कुछ अलग तो नहीं कहा है। दोनों पार्टीज को कहा है कि भाई अभी जंग का समय नहीं है। लेकिन अगर आप वेस्टर्न मीडिया में देखें तो इसे हर जगह कवर किया जाता है कि इंडियन पीएम मोदी ने पुतिन को कहीं ना कहीं रिब्यूक किया है। एक प्रकार से अगर आप देखें तो कोनी मारी है कि भाई जंग छोड़ दो। हालांकि स्टेटमेंट न्यूट्रल था। यूएस वेलकम्स मोदी टेलिंग पुतिन नाउ इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर। अब दोस्तों, यहाँ पे यही अगर आप देखें तो G20 रेजोल्यूशन में भी करीबन करीब 2 महीने बाद सेम बात, नाउ इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर, बार बार रेजोनेट करता है। तो आखिरकार क्या हुआ था? ये स्टेटमेंट की जो इंपॉर्टेंस है क्या है, अब हमको समझ आ रहा है। क्योंकि उस वक्त तो हमें लगा था कि ये शायद वेस्टर्न मीडिया इसको ओवर एग्जैजरेट कर रहा है कहीं ना कहीं इंडिया और रशिया के बीच में खाई क्रिएट करने के लिए। लेकिन अब हमारे पास कुछ ऐसी बातें सामने आ रही हैं। क्या हुआ है, आइए आपको बताता हूं। आप देख सकते हैं सीएनएन में एक न्यूज़ आया है, एक्सक्लूसिव। सीएनएन एक्सक्लूसिव है। यूएस अगर आप देखें तो तैयार था कि पुतिन न्यूक्लियर वेपन चलाने वाले हैं। 2022 की बात हो रही है, अक्टूबर के आसपास, सितंबर के आसपास की, जिस वक्त पीएम मोदी ने ये स्टेटमेंट भी दिया था। उसी वक्त की बात ये चल रही है और जिसमें उन्होंने कहा है कि इंडिया का इंटरवेंशन था जिस वजह से पुतिन ने न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करने से वो प्लान को ड्रॉप किया है। क्या हुआ है, आज के इस वीडियो में इसी पर चर्चा करेंगे। साथ साथ दोस्तों हम देखेंगे कि कैसे इंडिया का मोमेंट अब अराइव हो चुका है। दुनिया अब बाईपोलर नहीं है, मल्टीपोलर है, जिसमें इंडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट पोल है। साथ ही साथ पीएम मोदी कैसे ग्लोबल स्टेट्समैन बन के उभरे हैं, ये कुछ वैसा ही कर रहे हैं जो कि अगर आप देखें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी अक्सर इसका सपना देखा करते थे, लेकिन प्रयास भी किया था वैसा ग्लोबल स्टेट्समैन बनने का। लेकिन 1962 के जंग में कहीं ना कहीं वो सपना टूट जाता है और उसके बाद कोई भी भारतीय लीडर इस प्रकार का ग्लोबल स्टेट्समैन नहीं बन पाया उस लेवल का जिस लेवल पे पीएम मोदी उभर के आ रहे हैं। क्या है ये पूरी कहानी, आइए आज के इस वीडियो में देखते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े, आप लोगों से निवेदन है वीडियो को लाइक कर दें, अलग अलग ग्रुप्स में शेयर कर दें और भारत संवाद को कृपया करके सब्सक्राइब करें। आपका एक एक सब्सक्राइब बटन, एक एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं। तो न्यूज़ में क्या है दोस्तों, न्यूज़ में यूं है कि सीएनएन में एक न्यूज़ सामने आया है। बेसिकली क्या हुआ है, अगर आप देखें तो सीएनएन के काफ़ी लॉन्ग टाइम न्यूज़ एंकर हैं, काफ़ी टाइम से, जो कि जियो पॉलिटिक्स कवर करते हैं, यूएस गवर्नमेंट में भी काम कर चुके हैं। वो एक किताब लिखने जा रहे हैं, रिटर्न ऑफ ग्रेट पावर्स, रादर लिख चुके हैं। मार्च में 12 मार्च को इसका अगर आप देखें तो ये पब्लिश होकर पब्लिक के सामने आएगा। अब इस किताब के पहले कुछ लाइन्स उन्होंने पहले ही मीडिया में बताई हैं जो कि सीएनएन में उभर के आया है। क्या आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि इंडिया ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया जब रशिया को डिस्करेज किया गया भारत के द्वारा कि आप न्यूक्लियर अटैक यूक्रेन के अंदर नहीं करेंगे। पुतिन के जो फोर्सेस थे, लेट 2022 की बात हो रही है, बार बार उनको सेटबैक लग रहा था और ऐसा लग रहा था कि अब रशिया टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल करेगा और उसको ये करने से पीएम मोदी ने रोका है। क्या पूरी कहानी है दोस्तों, समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। 1.5 साल पहले की बात करते हैं, अक्टूबर सितंबर 2022 की बात हो रही है। 2022 करीबन करीब आप देखें तो लेट समर आ चुका है और ये बड़ा ही रशिया के लिए डिवास्टेटिंग पीरियड था। रशिया ने दोस्तों यहाँ पे खेरसॉन ऑक्यूपाई करके रखा था, लेकिन यूक्रेन का एक काउंटर ऑफेंसिव शुरू हो चुका है, जिसमें क्या होता है कि जो खेरसॉन में रशियन ऑक्यूपाइड खेरसॉन है, वहां से यूक्रेन अब रशिया को खदेड़ना शुरू कर रहा है। दोस्तों, जब से रशिया का ये स्पेशल ऑपरेशन स्टार्ट हुआ था यूक्रेन में, तब से बिगेस्ट प्राइज जो रशिया को वहां पे मिला था वो था खेरसॉन पे कंट्रोल। लेकिन अब ये हाथ से बाहर निकल सकता था। दोस्तों, यूक्रेनियन फोर्स चारों तरफ से खेरसॉन में रशियन फोर्सेस को अगर आप देखें तो सराउंड करना शुरू कर दिए थे और इसमें यूएस एडमिनिस्ट्रेशन को लगा कि इस प्रकार से अब रशियन यूनिट्स की इस प्रकार से जो पीछे हटेंगे,
इसमें कई रशियन फोर्सेस के लोग मारे जाएंगे। इस प्रकार का कैटास्ट्रोफिक लॉस जो रशिया को होगा, ये पोटेंशियल ट्रिगर है न्यूक्लियर वेपन्स के लिए। बेसिकली अमेरिका को ऐसा लगता है भाई अगर अब वो होते ऐसे पोजीशन में जहां पे अमेरिकन फोर्सेस को इस प्रकार से चारों तरफ से घेर लिया होता विरोधियों ने, तो वो तो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन चला देते। तो यही उनका अनुमान था। जो पूरा का पूरा सिमुलेशन रन किया गया उसमें उनको लगा कि भाई गेम थ्योरी जो वगैरह ये लोग यूज करते हैं, उसके बाद यही कि हाँ यहाँ पे एक वैलिड ग्राउंड है जब रशिया न्यूक्लियर वेपन यूज करेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं रशिया बार बार कह रहा था कि ये जो खेरसॉन है ये अब रशिया का ही टेरिटरी भी है, तो अब रशियन टेरिटरी का अगर लॉस होगा तो वो न्यूक्लियर वेपन चलाएगा। और इसी में टू प्रिवेंट दिस फॉल ऑफ खेरसॉन, रशिया लग रहा था कि टैक्टिकल न्यूक्लियर स्ट्राइक करेगा क्योंकि फर्दर रशियन टेरिटरी का लॉस ना हो, और ये कहीं ना कहीं उसके लिए एक ग्राउंड प्रिपरेशन भी स्टार्ट होता है। दोस्तों उन दिनों की बात है, अगर आप देखें तो उसी वक्त एक न्यूज़ में बहुत ज़्यादा आ रहा होता है, अक्टूबर सितंबर की बात है, जब कंटिन्यूअसली रशिया से एक न्यूज़ सामने आ रहा होता है कि यूक्रेन डर्टी बॉम्ब का इस्तेमाल करने वाला है। डर्टी बॉम्ब क्या होता है दोस्तों? डर्टी बॉम्ब ऐसा कुछ नहीं है, जो कि अगर आप देखें तो बेसिकली क्या है कि हॉस्पिटल्स में अगर आप देखें तो उसमें न्यूक्लियर काफ़ी ज़्यादा अगर आप देखें तो एलिमेंट्स हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है। अलग अलग यूजेस होते हैं। कैंसर में कीमोथेरेपी में यूज़ किया जाता है, रेडिएशन थेरेपी जिसको कहते हैं, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा न्यूक्लियर रेडियो एक्टिव मटीरियल्स यूज़ होते हैं। तो क्या किया जाता है कि हॉस्पिटल से इस प्रकार के रेडियो एक्टिव मटीरियल्स को चुराया जाता है। वैसे ही अन्य जगह जहाँ भी रेडियो एक्टिव मटीरियल्स हैं वो सब चुराया जाता है और उसको नॉर्मल बॉम्ब में, जैसे TNT है, उसमें क्या किया जाता है, उसके साथ उसको मिक्स कर दिया जाता है और उसके बाद उसको जैसे नॉर्मल बॉम्ब फोड़ते हैं वैसे ही उसको फोड़ दिया जाता है। जैसे ही इस प्रकार का नॉर्मल बॉम्ब फूटता है, साथ में जितने भी रेडियो एक्टिव मटीरियल्स थे उसमें जो कि रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन करते हैं, वो सब एनवायरनमेंट में उड़ता है और दूर दूर तक वो रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन जो भी है, न्यूक्लियर मटेरियल, न्यूक्लियर पॉल्यूशन दूर दूर तक आपको होता हुआ दिखेगा और दूर दूर तक इस न्यूक्लियर पॉल्यूशन से लोगों की मृत्यु होगी। तो ये क्या होता है, ये एक डर्टी बॉम्ब होता है। इसमें कोई न्यूक्लियर फिजन या न्यूक्लियर फ्यूजन नहीं हो रहा, बस रेडियो एक्टिव पॉल्यूटेंट साथ में कैरी करके दूर तक ये लोगों को मार सकता है। अब यहाँ पे दोस्तों यूएस ऑफिशियल्स को लग रहा था कि रशिया कहीं ना कहीं एक फॉल्स फ्लैग स्टोरी प्रिपेयर कर रहा है कि यूक्रेन इसी प्रकार का डर्टी बॉम्ब इस्तेमाल करेगा और इसी के जवाब में रशिया कह रहा है कि तुमने डर्टी बॉम्ब इस्तेमाल किया तो ऐसा रोकने के लिए हमने बदले में न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल कर दिया। तो अक्टूबर 2022 की बात है, रशियन डिफेंस मिनिस्टर सर्गेई शोइगु वो फोन कॉल्स करते हैं यूएस, यूके, फ्रांस, टर्की, इन सभी के डिफेंस ऑफिशियल्स को, और यहाँ पे अगर आप देखें तो शोइगु साफ साफ कहते हैं कि रशिया को इस बात की चिंता है कि आप डर्टी बॉम्ब इस्तेमाल करने वाले हैं, यूक्रेन डर्टी बॉम्ब इस्तेमाल करने वाला है। और ये यूएस को लगा कि ग्राउंड बनाएगा रशिया जिसके बेसिस पे वो न्यूक्लियर वेपन यूज करेगा। और भी एविडेंसेस मिलने लगे। वेस्टर्न इंटेलिजेंस एजेंसीज जो कंटिन्यूअसली रशियन कम्युनिकेशन चैनल्स पर नजर बना के रखी थी, उनको इस प्रकार से न्यूज आने लगता है, इंफॉर्मेशन आता है, इस चैनल में ही बात हो रही है, वार्तालाप चल रहा है कि न्यूक्लियर स्ट्राइक अब होने वाला है, एक्सप्लिसिटली डिस्कशन चल रहा है, न्यूक्लियर स्ट्राइक होने वाला है। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो इससे पहले भी आपको याद होगा जब रशिया स्पेशल ऑपरेशन यूक्रेन पे लॉन्च किया था, उसके पहले भी अमेरिकन कंटिन्यूअसली इन इंटेलिजेंस एजेंसीज जो थी, वेस्टर्न इंटेलिजेंस एजेंसीज थी, वो रशियन कम्युनिकेशन चैनल को ही टैप करके रखे थे और वो बार बार कह रहे थे कि रशिया आज नहीं तो कल अपना ऑपरेशन स्टार्ट करेगा, इन्वेजन जिसको वो कहते हैं, इन्वेजन स्टार्ट करेगा। यूक्रेन कह रहा था ना 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 ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, लेकिन वो बार बार कह रहे थे कि नहीं हमारे पास इंफॉर्मेशन है। तो उनको कहीं ना कहीं इस चैनल से जो इंफॉर्मेशन मिल रहा था उसमें बहुत ज़्यादा भरोसा भी था। इसके बाद अगर आप देखें तो रशियन न्यूक्लियर वॉरहेड्स को वो मॉनिटर करना स्टार्ट करते हैं। अब वो ऐसा देखते हैं कि जो स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं जो कि बड़े बड़े शहरों को साफ कर सकते हैं, उनमें कोई एक्टिविटी नहीं दिख रही है और इससे उनको लगता है कि हाँ ग्राउंड भी यहाँ पे टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स का ही इस्तेमाल करने का है। तो मोस्ट लाइकली टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स खेरसॉन में वो यूज़ करने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको बता देता हूँ, स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर वेपन्स बड़े न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं, 30 से 45 किलोटन या उससे भी अधिक का हो सकता है। इसका जो ब्लास्ट रेडियस होता है बहुत बड़ा होता है, आप समझ लीजिए 2.5 किलोमीटर, 3 किलोमीटर तक तो सब कुछ साफ हो जाता है।
और उसके बाद अगर आप देखें तो दूर तक फर्दर लोग मरते ही हैं। वहीं अगर आप इसकी तुलना करें जो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन होता है वो इस प्रकार का, जैसे ये मिसाइल बैटरी है, ये पाकिस्तान का आप देख रहे हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये नस्र है, शॉर्ट रेंज सरफेस टू सरफेस मिसाइल, जो कि नॉर्मल छोटी सी मिसाइल है, जो कि नॉर्मली आप वॉरफील्ड में देखते हो यूज करते हुए। लेकिन इसमें क्या डिप्लॉय किया जाता है, इसमें एक छोटा सा न्यूक्लियर बॉम्ब डाला जाता है जो कि 0.5 किलो टन का हो सकता है, 5 किलो टन का हो सकता है। ये जहां भी जाएगा आप समझ लीजिए करीबन करीब आप इस 500 मीटर का जो रेडियस है जहां भी फटेगा वहां पे सब कुछ साफ हो जाएगा। तो बेसिकली जहां पे दुश्मन के विरोधी खड़े हैं, जहां पे एनिमी खड़ी है, उनका हो सकता है टैंक का कॉलम्स हो, आर्टिलरीज हो, इन्फेंट्री के लाइंस हो, वहां पर इस प्रकार का न्यूक्लियर वेपन लॉन्च किया जाता है और 500 मीटर 600 मीटर कुछ थोड़ा बड़ा होगा तो हो सकता है कि 1 किलोमीटर के रेडियस तक सब कुछ साफ हो जाएगा। तो इस प्रकार के वेपन्स को टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स कहते हैं और उम्मीद की जा रही थी कि खेरसॉन में इसी प्रकार का टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन रशिया इस्तेमाल करने की तैयारी कर रहा है और इसमें कहीं ना कहीं अमेरिका पैनिक बटन दबा देता है। कमितदार कमित द मैन, क्या मतलब? अंग्रेजी में कहावत है जिसका मतलब होता है जब सही समय आता है तभी व्यक्ति की पहचान होती है। इतने देर तक अगर आप देखें तो इंडिया कहीं ना कहीं रशिया यूक्रेन वॉर में खास एक न्यूट्रलिटी बना के रखा था, डायरेक्टली इंटरवीन नहीं कर रहा था। लेकिन अब यूएस ऑफिशियल्स कहते हैं कि भाई अब समय आ गया है, प्लीज कुछ करें नहीं तो न्यूक्लियर कैटेस्ट्रॉफी होगी। और इसमें पीएम मोदी और शी जिनपिंग दोनों को कांटेक्ट किया जाता है। शी जिनपिंग एक बार पुतिन को कहते हैं कि देखो वक्त जंग के लिए कहीं ना कहीं हमें सही नहीं लग रहा, लेकिन फिर पीएम मोदी को पकड़ा जाता है कि आप कुछ कीजिए। और इंडिया के पास स्पेशल पावर है, क्यों? इंडिया अपने साथ ग्लोबल साउथ का वॉइस भी कैरी कर रहा है और इसी में पीएम मोदी इंटरवीन करते हैं और पुतिन भी रियलाइज करते हैं जब पीएम मोदी इंटरवीन कर रहे हैं, पूरा ग्लोबल साउथ साथ में इंटरवीन कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये जो न्यूक्लियर स्ट्राइक्स अगर वो करेंगे तो ग्लोबल समाज से उनका बॉयकॉट हो सकता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं पीएम मोदी रशिया में साफ साफ उनको पीएम मोदी रशिया पर साफ साफ कहते हैं कि देखिए इंडियन गवर्नमेंट किसी भी यहाँ पे इंडिया अगर आप देखें तो इसमें इंडिया अगर आप देखें तो साफ साफ आपको काफ़ी सारी बातें सामने आएंगी, काफ़ी न्यूज़ कटिंग्स हैं उसी वक्त का जो मैं आपको बता रहा हूँ कि पीएम मोदी अटमोस्ट कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं कि रशिया यूक्रेन वॉर खत्म हो जाए, ऐसा पुतिन ने कहा है। दोस्तों अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं आप अगर एक बात समझें तो यहाँ पे एक प्रकार से जो पीएम मोदी हैं अपने साथ वो ग्लोबल साउथ का वेट कैरी कर रहे हैं और कंटिन्यूअसली अब तक जो कि रशिया यूक्रेन वॉर से एक दूरी बना के रखे थे, एक न्यूट्रलिटी बना के रखे थे, अब डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हुए दिखते हैं। कैसे? यहाँ पे आप देखिए पीएम मोदी कहते हैं कि हम न्यूट्रल नहीं है, हम पीस के साइड में हैं। देखिए कंटिन्यूअसली उसी मोमेंट के बाद ढेर सारे पीएम मोदी के आपको स्टेटमेंट्स दिखने शुरू होंगे, अभी तक चलते आ रहे हैं। यहाँ पे देखिए आपको याद होगा रशिया में वैगनर ग्रुप का रिबेलियन हुआ था, उसके बारे में भी पुतिन पीएम मोदी को आके ब्रीफ करते हैं कि वैगनर ग्रुप रिबेलियन हुआ है, यूक्रेन में क्या सिचुएशन है, पीएम मोदी को बता रहे हैं। फिर देखिए पुतिन टेल्स मोदी हम तो चाहते हैं यूक्रेन वॉर जल्दी से खत्म हो जाए, एज सून एज पॉसिबल। ये क्या बता रहा है? वैसे ही देखिए यूएस वेलकम करता है अगर पीएम मोदी कुछ भी एफर्ट करते हैं जिससे रशिया यूक्रेन वॉर रुक जाए, ऐसा व्हाइट हाउस ने कहा है। ये देखिए फरवरी 2023 की बात है। इसके बाद अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं पीएम मोदी सेंटर स्टेज पे आते हुए दिख रहे हैं। जब इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा दिस इज नॉट द एरा फॉर वॉर, ये दोस्तों 4 महीने तक लगभग मीडिया में कवर होता रहा। जब से कहा तब से G20 में, अलग अलग इंटरनेशनल समिट्स में, हर जगह ये लाइन बार बार कही गई और ये वही वक्त में कहा गया था जब रशिया न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करने वाला था और इसके बाद वो रुक जाता है। अब जाके हमें समझ आया नॉट द एरा फॉर वॉर, ये जो लाइन थी इसका क्या महत्व था। इंटरनेशनल मीडिया बार बार लॉर्ड करता है पीएम नरेंद्र मोदी को अपने एडवाइस के लिए। तो अब हमें समझ आया ये लाइन क्यों इतना इंपॉर्टेंट था। दोस्तों इसके साथ हमें एक चीज देखने मिल रही है, ये जो यूक्रेन वॉर है इसके साथ जो जियोपॉलिटिक्स है अब ये डुअल गेम नहीं रहा है। वैसे तो क्या था, स्टार्टिंग में यूएसए और यूएसएसआर था, 2 सुपर पावर थे, फिर यूएस एक हाइपर पावर हो जाता है 91 के बाद। उसके बाद अब उस हाइपर पावर से दुनिया मल्टीपोलर वर्ल्ड की ओर जा रही है जिसमें इंडिया एक बहुत महत्वपूर्ण पोल है। ये बात समझ आ गई है। अब
खाली यूएसए या रशिया या चाइना मिल के जियो पॉलिटिक्स डिफाइन नहीं कर सकते, इसमें बाकी प्लेयर्स का भी बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि दुनिया अब बाईपोलर नहीं है, दुनिया अब मल्टीपोलर है। और अगर दुनिया ये मल्टीपोलर है तो इसमें पीएम मोदी, इस बात से किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। आपके पॉलिटिकल अलाइनमेंट कैसे भी हो उसको आप अलग रखें, लेकिन एक बात जो कि क्लियरली इमर्ज हो रही है कि पीएम मोदी ग्लोबली एक स्टेट्समैन की तरह इमर्ज किए हैं। इस प्रकार का वजन उनकी बातों में है जो कि पंडित नेहरू सपना देखा करते थे कि ऐसा वजन उनकी बातों में हो। 1962 के पहले तक कहीं ना कहीं वो सोचते भी थे, उनको लगता भी था कि इस प्रकार का उनके बातों में वजन है, दुनिया उनको सुनती है। लेकिन 1962 के जंग के बाद समझ आ गया, क्योंकि आपकी बातों में वजन सिर्फ सॉफ्ट पावर से नहीं होता, हार्ड पावर से भी होता है। और पीएम मोदी ये बात अच्छे से समझ गए हैं कि कल्चरली आप अपील कीजिए, सॉफ्ट पावर के थ्रू अपील कीजिए, लेकिन सॉफ्ट पावर सिर्फ सामने है, पीछे एक डंडा भी होना आवश्यक है, और वो आपकी आर्म्ड फोर्सेस से, आपके इकोनॉमिक पावर से, आपके सोवरेनिटी, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस से ही अटेन होता है। तो वो हार्ड पावर सॉफ्ट पावर को मिक्स करके पीएम मोदी कहीं ना कहीं एक ग्लोबली एक स्टेट्समैन की तरह इमर्ज किए हैं। एक ग्लोबल स्टेट्समैन हुए, यानी कि दुनिया में सब कोई उनको रिस्पेक्ट कर रहे हैं, उनकी बातों को वजन दिया जा रहा है इंपॉर्टेंट इश्यूज में। जैसा जयशंकर जी ने भी कहा है, जितने भी ग्लोबली इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं उसमें इंडिया के बिना अब बात आगे नहीं बनती। तो कुछ वैसी ही बात अब हमको सामने देखने मिल रही है, और ये पंडित नेहरू का सपना था, कहीं ना कहीं पीएम मोदी इसको पूरा करते हुए देख रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, काफी कुछ जानने, सीखने, समझने मिला होगा। अगर पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। इसके सिवा आप चाहें तो हमें आर्थिक रूप से भी सहायता कर सकते हैं, ये हमारा क्यूआर कोड है जिसको आप स्कैन करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप विदेश में हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, पेपैल के माध्यम से भी हमें सपोर्ट कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है आपके सब्सक्राइब बटन को दबाना, आपके बेल आइकन को दबाना, क्योंकि उसके बिना कहीं ना कहीं हमारा आगे बढ़ना बहुत कठिन है। तो आप सब्सक्राइब करें, एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अलग अलग ग्रुप्स में शेयर करें, और आपको और एक वीडियो का लिंक दिख रहा होगा, इसको अवश्य देखें, काफ़ी कुछ जानने, सीखने, समझने आपको मिलेगा।